एंटरप्रेन्योरशिप एक सोचने का नजरिया है। तो जहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा फेलियर होता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था, मार्केट नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि माइंडसेट ही बदला नहीं था। असलियत ये है कि आप जिस भी आइडिया और जिस भी ओरिजिनल थॉट से शुरू करेंगे वो अल्टीमेटली चेंज हो ही जाएगा। हेलो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इंटरव्यू सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर वारिकू, जो कि एक एस्पायरिंग फिजिसिस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने MBA करी, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बने और अभी एक वो एंटरप्रेन्योर हैं। करेंटली वो फाउंडर एंड CEO हैं नियर बाय के, एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनके स्टोरी के बारे में, कैसे उन्होंने शुरुआत करी, क्या क्या स्टेप्स की वजह से आज वो इतने आज सक्सेसफुल बने, और अगर आपको आगे जाके एक स्टार्टअप खोलना है या एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हम जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम अंकुर सर। थैंक यू सो मच। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपको टाइम इतना कहाँ से मिलता है? मैं हमेशा देखता हूँ कि आप कई जगह TEDx टॉक्स हो गए और भी कई जगह टॉक्स देते हैं, ISB रेगुलरली जाते रहते हैं, फिर रेगुलरली आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट आते रहते हैं, प्लस आप इतनी बड़ी कंपनी भी चला रहे हैं। तो टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? सवाल ये अच्छा है कि हम टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि टाइम कहाँ से मिलता है वो एक थोड़ा सा बचकाना सा ही सवाल है। क्योंकि किस इंसान के पास मुझसे ज़्यादा टाइम है? सबके पास 24 घंटे हैं। तो मार्क ज़करबर्ग के पास भी 24 घंटे हैं, जेफ बेजोस के पास भी हैं, मुकेश अंबानी के पास भी हैं, नरेंद्र मोदी के पास भी हैं। टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए रहती है कि मैं अपने दिन को बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करता हूँ। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को मैं ना बोलता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ को हाँ बोलता हूँ, लेकिन होता नहीं है। अच्छा। और एक टीम बहुत अच्छी से बन गई है जो कि काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखती है। सुबह बहुत जल्दी उठो, अपना दिन कंट्रोल में लो, जो करना है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक करो, और अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, टाइम निकल आता है। तो मेन प्रायोरिटाइज एंड टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप कंटेंट क्रिएट क्यों करते हैं? देखो सारे CEO, आपका मेन जॉब जो है कंपनी संभालना है, कंपनी ग्रो करना है। आपका जैसे कंटेंट आप इतना रेगुलरली कर रहे हैं, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो आपका पर्पस क्या है कंटेंट क्रिएट करने का? पर्पस सिंपल था कि अपनी स्टोरी को खुद ओन करो। क्योंकि आज एक कंपनी की स्टोरी मीडिया कुछ और उछाल देती है, ट्विटर कुछ और उछाल देता है, फेसबुक लिंक्डइन कुछ और उछाल देता है। तो ऐसे लगता है कि अपनी स्टोरी अपने बस में ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव 2 फोल्ड था। एक तो कि अपनी स्टोरी डायरेक्टली हमारे मुंह से कंज्यूमर के मुंह तक जानी चाहिए, कान तक जानी चाहिए। और दूसरा हायरिंग, क्योंकि टैलेंट जो है वो आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि कंपनी का प्रेजेंस क्या है, लीडरशिप का प्रेजेंस क्या है, CEO क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव लूप क्रिएट होता है। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि यार कंटेंट बनाओ। एक फ्रंट फेस चाहिए था, CEO हूँ तो फिर थोड़ा नेचुरल सिलेक्शन था कि चलो तुम ही कर लो, क्योंकि बाकी सब तो काम में बिजी हैं, तुम ही फ्री हो। थैंकफुली काफ़ी अच्छा चल गया। क्वेश्चन ये है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, पर यूजुअली आप जनरल लाइफ के बारे में कंटेंट बनाते हो। मतलब अगर आप पूछेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आप कम कंटेंट होता है, जनरल लाइफ, हैप्पीनेस, पीस, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कंटेंट बनता है। तो एज अ CEO क्या आपको लगता नहीं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा देंगे तो लोग भी आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक्चुअली में किया हुआ है, तो उसके पीछे की लर्निंग्स? इंट्यूटिवली जो तुम बोल रहे हो वो सही है, प्रैक्टिकली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम सब लोगों को पता है कि एप्पल एक कंपनी है और वो एक आईफोन बनाती है। लॉजिकली एक आईफोन खरीदने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। क्या वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन है? नहीं है। इंसेनली एक्सपेंसिव है। वो बहुत सारी चीजें उसमें नहीं है जो बाकी फोनों में है, जो कि सस्ते भी है। लेकिन लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो डिसीजन जो है वो इमोशनल होता है, वो इरेशनल होता है। एंड हम जब एक कंज्यूमर के जैसे सोचते हैं तो जो हम सारे वो ब्रांड्स खरीदते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, वो सारे इमोशनल लेवल पे होते हैं। कोई ये नहीं बोलता है कि यार ये स्पेसिफिकेशन है, ये है वो। अगर हम हार्ली डेविडसन खरीदने जाएंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कितना देती है, क्योंकि उस बाइक का इमोशन है। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि अगर मैं नियरबाय के बारे में बोलूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलूँ, हमारे इतने मर्चेंट है, हमारे इतना बिजनेस है, हमारे इतना प्रॉफिट है, ये सब वगैरह, लेकिन वो सारी चीजें तो हर एक इंसान रोज सुनता ही है। अगर वो देखेगा कि यार ये एक इंसान ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा है जो मैं महसूस करता हूँ, तो एक बहुत ही डिफरेंट कनेक्ट आता है। अल्टीमेटली कनेक्ट तो नियर बाय से ही होगा। क्योंकि कोई ये नहीं बोलेगा यार मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नियर बाय में नहीं काम करना चाहता। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं नियर बाय हूँ, नियर बाय मैं हूँ। तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव लूप बन जाता है। तो अब हम थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं। चैनल भी उसी के ऊपर है और मोस्ट ऑफ द हमारे व्यूअर्स भी उस पे हैं।
तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? क्या जो बंदा स्टार्टअप खोलता है वही एक एंटरप्रेन्योर है? बहुत बढ़िया सवाल है यार। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोफेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक सोचने का नजरिया है, और आप जॉब में भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल के भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं उससे डिटरमाइन होता है कि आप एंटरप्रेन्योर है कि नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर सोचता कैसे है? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम सब जब एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें हमारा बॉस बोलता है कि ये करो, ये करोगे तो तुम्हारे को इंक्रीमेंट मिलेगी, तुम्हारे को सैलरी प्रमोशन मिलेगी, तुम्हारे को टाइटल मिलेंगे, तुम्हारे को अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे लिए सबसे सही चीज़ क्या है, क्या ये मेरे लिए सक्सेस है कि या ये मेरे लिए फेलियर है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे ही हम दुनिया को अलाउ कर देते हैं कि वो हमारा सक्सेस और फेलियर डिटरमिन करना शुरू करेगा, हम एंटरप्रेन्योर बनना बंद हो जाते हैं। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर आजकल ऐसा लगता है कि कंपनी खोलो, बहुत सेक्सी है, बहुत कूल है, ये सब वगैरह है। लेकिन मेरी पहली जॉब में मुझे याद है मेरे बॉस ने मुझे बोला था, यार तुम ऐसे काम करते हो जैसे ये कंपनी तुम्हारी है। और मैं बोला मैं ऐसे ही काम करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि मुझे तनख्वाह मिल रही है तो मैं वो काम करूंगा जहाँ मैं रुक जाऊंगा और फिर उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे ऐसे लगे कि ये कंपनी मेरी है, तो फिर मैं बाकी सबसे बहुत आगे निकल जाऊँ। मतलब आप ओनरशिप लेते हो अपने काम का। आप जैसे अपने आप को देखो, आप एक काम कर रहे हो, आपको एक तनख्वाह मिल रही है, आपको क्यों जरूरी है ये सब करने के लिए? आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि यार मैं सुबह उठ के नए वीडियो बनाऊं, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलूं, ये सब करूं? आपको कोई जरूरत नहीं है करने की, लेकिन आप फिर भी करते हो। और वो है जो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो बोलते हैं यार मुझे जो बोला गया है उसके बियॉन्ड भी मैं कुछ करूंगा। अपने वही रुक जाते हैं जहाँ जितना बोला। तो दूसरा सवाल आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एज अ उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए? मतलब ये आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हो कि यार कुछ जैसे होते हैं बिजनेसमैन का बेटा, में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, कंपनी संभालेगा, या एक जनरल आदमी कुछ क्वालिटीज डेवलप करके अपना वो माइंडसेट बना सकता है कि वो भी एक एंटरप्रेन्योर? बिल्कुल बना सकता है यार, बिल्कुल बना सकता है। क्योंकि अगर आप एक वो बोलेंगे ना कि यार इसकी तो खून में ही धंधा है, उसका मतलब ये है कि वो पले बड़े उस नजरिए से हैं जिस नजरिए से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये नहीं है कि किसी के इंजेक्शन डाल दिया और एंटरप्रेन्योर बन गए। तो मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर बनना किसी को आराम से सिखाया जा सकता है और कोई एक जिंदगी में आराम से सीख भी सकता है। इसके 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होना होता है लाइफ में। आप कभी भी ये नहीं बोलते यार जिंदगी में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह उठ के अपने आप को बोलेंगे यार चलो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। वो एक चीज़ है। दूसरा, लोगों को उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस करना, एक टीम बनाना, हायर कर पाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कला है। और तीसरी जो ऑफकोर्स सारी चीज़ों में होती है कि आपको टेक्निकली जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उस मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो आपको पहले दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि आपको नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक। अभी जैसे आपने MBA करी है, उसके बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बने हो और आप काफ़ी जगह बोलते हो कि ISB का जो वो 1 साल है उसने काफ़ी ज़िंदगी बदल दी। पर यूजुअली आप अगर एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे वो बोलते हैं कि यार MBA करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब MBA में एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, क्या MBA ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी नहीं है तो किन टाइप के लोगों को MBA करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए MBA ज़रूरी नहीं है। ओके। अगर आपके पास एक आइडिया है और आपके पास वो लगन है कि उसको करना है, तो MBA जाने से वो शायद कमज़ोर ही होगा, ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। ओके। MBA उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको शायद अभी पता नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है, या बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, मुझे प्रोफेशनल लाइफ जीनी है। उसके लिए MBA बहुत अच्छा है। मेरे लिए MBA इसलिए अच्छा था क्योंकि जब मैंने MBA ज्वाइन किया तब मेरे पास दुनिया का असली एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। तो मेरे लिए MBA की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी जितना MBA का एक्सपीरियंस था। उन लोगों के साथ मिलना, बैठना, खाना, रहना, जिन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि यार जिंदगी में असली चीजें होती क्या है, कंपनी कैसे बनती है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वगैरह। उसके बाद मैं इमीडिएटली एंटरप्रेन्योर नहीं बना। मैंने 3 साल नौकरी करी, तब फिर जाके समझ में आया कि MBA क्यों जरूरी था और MBA कहाँ मेरी हेल्प नहीं कर सकता है एंटरप्रेन्योर बनने में। फिर जब मैं एंटरप्रेन्योर बना, और आज की डेट में भी मैं ऐसे MBA की कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने उस साल पढ़ी। इनफैक्ट मैं स्कूल कॉलेज की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने कभी पढ़ी है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक सोचने का नज़रिया था, वो मेरे साथ था। एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट, मे बी नेटवर्क ऑल्सो। जैसे एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, तो अगर किसी को एक स्टार्टअप खोलना है
तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? जैसे आइडिया हो गया, टेक्निकल नॉलेज हो गया, क्या क्या 2-4 चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हैं तो यू कैन टेक द जंप टू स्टार्ट अ स्टार्टअप? 3 चीज़ें बहुत ही क्लियरली। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कि आप किस मार्केट में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका मार्केट साइज कितना है। तो कोई भी इंसान बोल सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बोला जाता है कि यार अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है बहुत छोटी प्रॉब्लम है, वो शायद तुम्हें ही महसूस होती है, किसी और को नहीं होती। मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक टीम, एक ऐसी टीम जो इस मार्केट को समझ सकती है, एक ऐसी टीम जिसमें वो ऑलमोस्ट औकात है कि वो सारी कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ कर पाएगी। एंड तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अल्टीमेटली हो ही जाएगी कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उस मार्केट में, उस प्रोडक्ट के लिए, ताकि आप उसको बना पाएँ, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, उसको अच्छे से मार्केट कर पाएँ। तो ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में यही है, मार्केट कितनी बड़ी है, क्या टीम अच्छी है, और क्या उस टीम के पास वो सारे स्किल्स हैं इस मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए। तो इसमें जैसे आपने बताया कि मार्केट कितनी बड़ी है, टीम और कैपिटलाइज करने में, पर यूजुअली जब एक एंटरप्रेन्योर होता है या जो इनिशियल टीम होती है 2-3 जनों की, क्या आपको लगता नहीं कि यार आइडिया मतलब कुछ डायरेक्शन होना चाहिए कि आपने मार्केट सेगमेंट तो चूज कर लिया, पर आप क्या करोगे, क्या डिफरेंट करोगे, क्या अलग करोगे, उस पर थोड़ा इनिशियल काम होना चाहिए बिफोर यू गो फुल टाइम या ऐसे? तो इसमें अभी मेन चीज़ ये है कि लगता है कि होना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि आप जिस भी आइडिया और जिस भी ओरिजिनल थॉट से शुरू करेंगे वो अल्टीमेटली चेंज हो ही जाएगा। ओके। क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो शुरू में जो थे आज भी वही है। चेंज होते हैं, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो गया, कंज्यूमर चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। तो आइडिया ऑनेस्टली बहुत है। आइडिया तो हम सब रोज बैठते हैं पॉट पे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 4-5 करोड़ आइडिया आ जाते हैं। आइडिया की कमी नहीं है, कमी है कि वो मार्केट अच्छा है, एक टीम है जो हर एक आइडिया को उसके वजूद तक ला सकती है, और कैपेबिलिटी है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो आइडिया ओरिजिनल की होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत बार ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि यार एक ऐसा आइडिया उठाओ जो पहले ही कोई कुछ कर चुका है, पर उससे बेटर करो। नए आइडिया कितने निकलते हैं? एक आईफोन तो मतलब 20-30 सालों में एक बार आया है ना, लेकिन उसके बाद तो वो सारे फोन ही आए हैं जो आईफोन जैसे थे। आज वो उससे अच्छे हैं, आज लोग उनको ज्यादा खरीद रहे हैं। तो क्या एप्पल ने सबसे पहला स्मार्टफोन बनाया, लेकिन आज क्या एप्पल सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है? नहीं, क्योंकि किसी और ने उस आइडिया को उठाया और उससे अच्छा काम किया। तो आप बोल रहे कि मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए कि आपका एक जैसे होता है ना कि एक होता है, आपने ऐसा बोला कि आपने खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो सबकी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऐसा कोई पैरामीटर है कि जैसे आप एक गुड आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज एक प्रॉब्लम सोची, कल से काम करना शुरू किया, 6 महीने बाद पता चला नॉट मार्केट उतना बड़ा नहीं है, या कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू पे, या लोगों की प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, लोग खुश हैं। तो ऐसा कोई मतलब कुछ स्टेप्स होने चाहिए, जैसे कि आप थोड़ा बहुत आइडिया टेस्ट करो कि उसकी डिमांड है कि नहीं, लोग उसके लिए एक्चुअली पे करेंगे कि नहीं। तो उसमें कोई ऐसे वो है? तो ये बहुत ही वेल डिफाइंड से एक अप्रोच होता है जिसको कहते हैं कि पायलट या बीटा टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही बेसिक आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। अब मार्केट क्या होगी, पूरी दुनिया तो वेट नहीं कर रही है, तो आपके दोस्त होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके रिश्तेदार होंगे, ये सारे लोग। की ये है कि जब वो इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या वो इस प्रोडक्ट को यूज करके रुक जाते हैं, क्या उनको ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगता है कि वो 4 और लोगों को बताते हैं। अगर वो 4 लोगों को बता रहे हैं और उन 4 लोगों में भी वो एक क्यूरियोसिटी है कि यार इस प्रोडक्ट को ट्राई करूं, और शायद वो भी यूज करके 2 लोगों को बताएं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट शायद बड़ा हो सकता है। सबसे बेसिक प्रोडक्ट वो होता है जो लोग यूज करते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी और को नहीं बताते। सबसे बेकार प्रोडक्ट वो है कि लोग यूज ही नहीं करते। तो ये जो 3 चीजें हैं, यही डिफरेंस है एक नॉन सक्सेसफुल और एक सक्सेसफुल कंपनी के बीच में। कि किसी ने यूज किया लेकिन वो बोले यार पसंद ही नहीं आया, किसी ने यूज किया लेकिन वो यूज करके रुक गए, किसी को बोला नहीं, या किसी ने यूज किया और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने 2 और लोगों को बोला। इस डिफरेंस को इवैल्यूएट करना जब तक आप फुल मार्केट में नहीं जाएंगे बहुत जरूरी है। एंड वो यूजुअली 100-200 लोगों में आराम से हो जाता है। जो कि इतने लोग हैं जो हमारे फेसबुक पे ही हैं, हमारे लिंक्डइन पे ही हैं, उन्हीं को बोलो यार प्रोडक्ट यूज करके देखिए क्या होता है। एक अगला क्वेश्चन ये आता है कि आजकल काफी टेक स्टार्टअप्स आ गए हैं। टेक ना हो तो हर एक स्टार्टअप में मोस्टली कोई ना कोई टेक का कंपोनेंट है ही, टेक एज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है।
तो बहुत लोगों को कोडिंग आती नहीं है, आप भी प्रोफेशनल कोडर नहीं हो, तो क्या विदाउट कोडिंग या विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी आप एक स्टार्टअप खोल सकते हो? लोग वेट कर रहे होते हैं कि या तो कोडिंग सीख लें या हायर करें, तो कौन सा वे है बेस्ट कि क्या करने का अगर आपको कोडिंग नहीं आती? अगर कोडिंग नहीं आती, मुझे भी कोडिंग नहीं आती है, तो सबसे श्योर और कॉन्क्रीट वे है कि आप एक ऐसा को फाउंडर ढूंढे जिसको कोडिंग आती है, या अल्टीमेटली कोई ऐसा इंसान हायर करे जिसको कोडिंग आती है। खुद सीखने पे आप सीख तो जाएंगे कि कोडिंग आसान है, लेकिन जो डेप्थ चाहिए होती है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो एक्सपीरियंस से आता है, वो टाइम से आता है, एंड वो आप शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, तो आपको किसी और पे रिलाई करना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ भी हमारा एक को फाउंडर CTO है, एंड ही इज बीन अ कोडर ऑल हिज लाइफ, एंड मेरे सारे स्टार्टअप्स में ऐसा कोई एक इंसान रहा है। तो मैं कोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक कोडिंग की भाषा समझ सकता हूँ, मैं एक इंजीनियर से बात कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं का एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आइडिया भी ना लगे कि इंजीनियरिंग वाले बात कर रहे हो। बिल्कुल आइडिया यू शुड बी एबल टू टॉक टू इंजीनियरिंग टीम, पर डेप्थ में या इंट्रिकेसीज जानना जरूरी है। अगला वही आता है कि को फाउंडर, आपने ऐसा बोला को फाउंडर हायर कर लो, को फाउंडर कहाँ से मिलता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार सही को फाउंडर ढूंढना, दोस्त को बनाएं या नेटवर्क में ढूंढे कहाँ, या बहुत लोग नेटवर्किंग इवेंट्स में आते हैं, तो कैसा टाइप का को फाउंडर सही होता है और ये सब कहाँ मिलते हैं को फाउंडर? सबसे मुश्किल सवाल है यार इसका जवाब देना सच में, क्योंकि मैं जेन्युइनली ये बोलता हूँ कि शादी करने के लिए बीवी या पति ढूंढना आसान है, लेकिन को फाउंडर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि आप किसी के साथ 10-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप अपनी पति और पत्नी के साथ 10-12 घंटे नहीं बिताते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो टेक्निकली अच्छा है, लेकिन मार्केट और प्रोडक्ट को भी समझता है और आपको भी समझता है, बहुत बहुत मुश्किल, आपके विजन में बिलीव करता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मेरे पास ऑनेस्टली ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि कहाँ मिलते हैं, किधर होते हैं, कोई ऐसी दुनिया तो है नहीं जहाँ बैठे हुए हैं कि भाई आ जाओ कोई, लेकिन आई हैव बीन वेरी लकी। मेरे जो भी को फाउंडर्स हैं वो मुझे मोस्टली नेटवर्क के थ्रू ही मिले हैं, और अल्टीमेटली वही नेटवर्क होता है। अगर मैं जेन्युइनली आंसर करूं तो मोस्टली ISB के नेटवर्क से ही आए हैं। वो ISB से नहीं है, लेकिन ISB के मेरे जो बैचमेट्स थे उनकी जान पहचान में कहीं कहीं निकल के आए हैं। तो वही है जहां तुम्हारा नेटवर्क फिर फाइनली तुम्हारे लिए काम करता है। जरूरी नहीं है कि जिस को फाउंडर को आप के साथ काम करना शुरू करेंगे वही अल्टीमेटली आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी को फाउंडर के साथ काम करना शुरू करते हैं तो वो शादी या वो अरेंजमेंट या वो पार्टनरशिप जिंदगी भर के लिए नहीं है, वो उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए ये चल रहा है। किसी पॉइंट पे अगर वो नहीं चल रहा है तो आपको डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि को फाउंडर का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर इस कंपनी में रहेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि को फाउंडर इस कंपनी को छोड़ के एक दूसरा को फाउंडर लाए और वही चलता है। जोमेटो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जब दीपेंद्र ने स्टार्ट किया था उसने पंकज चड्ढा के साथ स्टार्ट किया, फिर पंकज चड्ढा छोड़ गए और आज गौरव गुप्ता उसकी जगह पे हैं और वो भी को फाउंडर हैं। तो कंपनी जैसे इवॉल्व हुई है वैसे किसी और की जरूरत थी, जब वो जरूरत बदली तो कोई और आ गया, इन दोनों ही काम करें। अगला सवाल आता है, जैसे आप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम देखो या बाहर के भी सिलिकॉन वैली देखो, फंडिंग बहुत बड़ी न्यूज़ रहती है। हर दिन आप देखते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। तो आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप या फिर एक वेल फंडेड स्टार्टअप जो फंडिंग यूज़ करे ग्रोथ के लिए? एक्चुअली ये सवाल ना चाह पे नहीं होना चाहिए, ये सवाल ऑलमोस्ट कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंपनियां हैं जिनको जेन्युइनली पैसे उठाने की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहेगा पैसे मत उठाइए, क्योंकि पैसे उठाने से आप किसी और की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं। अल्टीमेटली ये पैसे आपको किसी को वापस करने होंगे। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि फंडिंग मतलब फ्री का पैसा मिल गया। फ्री का नहीं है, इस पैसे को आपको वापस देना है। हाँ, ये किसी का लोन नहीं है, और खुदा ना खास्ता अगर कंपनी नहीं चली तो आपको किसी को वापस नहीं करना है। लेकिन अगर कंपनी चली है तो आपको हर बार उस पैसे का एक रिटर्न दिखाना होगा, क्योंकि पैसा मार्केट नहीं जीतता है, प्रोडक्ट मार्केट जीतता है। एंड मेरे नजरिए में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि एक घटिया बेहुदा बकवास प्रोडक्ट सिर्फ पैसे के दम पे जीत गया है। बहुत ही कम एग्जांपल्स होंगे, शायद है भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि एक मीडियोकर प्रोडक्ट पैसे की वजह से अच्छा जा सकता है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट पैसे ना भी होने की वजह से भी अच्छा कर सकता है। तो आपको अगर पैसे से कम्पीट करना है तो आपका सिर्फ एक ही चॉइस है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आप सेम प्रोडक्ट के साथ कम पैसे में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट
अच्छा और बेहतरीन ज़्यादा होना ही पड़ेगा। तो पूरा प्रोडक्ट पे फोकस रहेगा। बिल्कुल। एंड प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका ऐप कैसा दिखता है, आपका ऐप कैसा चलता है। प्रोडक्ट जब मैं बोलता हूँ तो मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस कि कस्टमर जब आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से एंगेज करता है तो उसके इमोशंस क्या होते हैं। एंड गो बैक टू द सेम थिंग जो मैंने बताया था कि क्या वो यूज करके चारों लोगों को बताते हैं कि ओके ओके, मेरे लिए वो पूरा प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ये आता है कि ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, आप कौन सा प्रेफर करते हैं, या शुरुआत में क्या फोकस होना चाहिए, बाद में अलग फोकस होना चाहिए? हाँ, ये सवाल आपने दूसरे ढंग से अच्छा पूछा कि शुरुआत और बाद में क्या फोकस होना चाहिए। शुरू में एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक बिजनेस को पैसा चाहिए उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड उसमें टाइम लगेगा। तो पहले शुरुआत में प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे नहीं भागना है, ग्रोथ के पीछे भागना है। ओके, जब आप एस्टैब्लिश कर लेंगे कि यार ये ग्रोथ आ चुकी है एंड होपफुली बाय देन आपका प्रोडक्ट अच्छा चल चुका है, आपके टेक्नोलॉजी स्टैक अच्छा हो सकता है, कस्टमर लूप बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुका है, तब एक डिसीजन और होता है कि यार मार्केट और कितनी बड़ी है। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हम बहुत ही छोटे प्लेयर हैं अभी, तो शायद आप ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट। या अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मार्केट शायद इतनी बड़ी रही नहीं और हमने काफ़ी मार्केट कैप्चर कर लिया है, तो आप फिर प्रॉफिटेबल बन जाइए और ग्रोथ को चेज करना बंद कर दिया। इट इज एन एवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस एंड द एवोल्यूशन ऑफ द मार्केट। एंड दोनों चीज़ों के लिए ऐसा कोई राइट आंसर, रॉन्ग आंसर नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कि शुरुआत में कोई एक्सपेक्टेशन और कोई अप्रोच भी नहीं होना चाहिए ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आपको मार्केट टेस्ट करनी ही पड़ेगी विद सम इन्वेस्टमेंट। तो जैसे आपने एक स्टार्टअप खोला, कुछ महीनों कुछ सालों तक काम किया, आप देखते होंगे अभी भी कई स्टार्टअप्स इनिशियल आइडिया कुछ और होता है, बाद में वो कुछ महीने कुछ साल बाद पिवट कर देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का जो पहला आइडिया होता है वो उनके बेबी की तरह होता है, वो चाहते हैं कि यार वो आइडिया चल जाए, लोग पिवट करना चाहते नहीं है। तो कब पिवट करना चाहिए वो लोगों को, फाउंडर्स को समझ नहीं आता कि यार अब ये आइडिया चलने नहीं वाला, आई बेटर पुट माई रिसोर्सेज एंड टाइम इनटू समथिंग एल्स। तो वो पिवट कब करना चाहिए? तो कब का तो ऐसा कुकी कटर आंसर नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा फाउंडर वही है जो ये जान सकता है कि कब कुछ शुरू करना है और कब कुछ रोकना है। सबसे बेस्ट टाइम पिवट का तभी होता है जब आपका कस्टमर आपको बोलना शुरू कर दे कि जो आपने बनाया है वो अपने की ज़रूरत नहीं रही। हाँ, मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है, या मैंने यूज़ करके बोलना बंद कर दिया है, या मैं कहीं और चला गया। तब आपको पता है कि जो आपने बनाया था उसका एक शेल्फ लाइफ था, वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको कुछ और बनाना है। तभी जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर है, काफ़ी साल से आप कंपनी चला रहे हैं, तो कभी कभी मुश्किलें आती होंगी, बहुत मुश्किलें आती होंगी, लगता होगा कि यार छोड़ देना चाहिए, यार जॉब इज़ मच ईजियर ऑप्शन, आपको पता है महीने का इतना आ रहा है। तो जब मुश्किलें आती तब आप क्या सोचते हो या कैसे चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करते हो? 3 चीज़ें जो काम आती हैं। एक तो जो आपने अपनी को फाउंडर टीम बनाई है, क्योंकि अल्टीमेटली वही टीम है जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, वही टीम है जो आपको वापस वो रिमाइंड करा सकती है कि आपने क्यों शुरू किया था और क्या मकसद से शुरू किया था। दूसरा, एक सेल्फ कन्विक्शन फाउंडर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गो बैक टू द सेम थिंग कि एक ऑप्टिमिस्ट अगर एक इंसान है तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि चाहे जितनी भी मुश्किल चीज़ें हों, कुछ ना कुछ तो असली और अच्छा निकल ही सकता है। तो वो एक इरेशनल ऑप्टिमिज्म जो होता है कि यार एक बिलीफ है कि हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा, रोज़ सुबह उठ के जाना है। एंड अल्टीमेटली मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि कोई तो एक कंज्यूमर ग्रुप है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है, बार बार यूज़ करता है, दूसरे लोगों को उसके बारे में बोलता है। वो छोटा हो सकता है और आपको लगा था कि वो बहुत बड़ा है तो आपने शायद बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे जला दिए, लेकिन अगर वो छोटा है तो फिर उस छोटे को ही बड़ा बनाने की कोशिश करिए, और अगर शायद बड़ा नहीं बन सकता तो उस छोटे में ही रहिए। लेकिन माइंडसेट शिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट एक मोटिवेशन की तरह आना चाहिए, चाहे वो को-फाउंडर से आए, चाहे वो कस्टमर से आए, या चाहे वो अपने आप से आए। मतलब जब आप यंग थे तब आपके कोई आइडल्स थे, या जो आप सोचते कि हाँ इसके जैसे बनना है, या इन्होंने जो अचीव नहीं किया, इनकी जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ मेरे में, ऐसा कोई आपके आइडल्स थे? या नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली थे। कोई एक इंसान नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आइडल रहा नहीं है। अच्छा। यही है कि लोगों में मुझे क्वालिटीज़ दिखती हैं, उनका एक नज़रिया दिखता है और उन्हीं को मैं अपने में इम्बाइब करता हूँ। तो बहुत लोगों हैं जिससे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं है। मैं कोई फेमस नहीं, अपने जो नेटवर्क में अपने
फेमस भी हैं, दूर से हैं, मतलब मुझे लगता है कि वो अच्छा। अच्छे हैं। मतलब मुझे इलॉन मस्क, उसको मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, उसकी ऑलमोस्ट मैवरिक पने को बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे, ना कि वो एक इंसान ऐसा है जिसके बारे में उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी सोचता है और शायद फिर दूसरे पल उसको काम करना शुरू कर देता है। और इवेंचुअली अचीव भी करते हैं। करे नहीं करे वो दूसरी बात है, लेकिन एक ऐसा नजरिया भी रखना अपने में बहुत बड़ी बात है कि सोच भी कैसे सकता है कि इंसान। तो ऐसा आप जैसे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर आप बोलेंगे कि यार कुछ बुक्स, जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बुक्स आती हैं, आपकी कोई 3-4 फेवरेट बुक्स जो आपको लगता है? हाँ यार, सबसे बढ़िया बुक जिससे मैंने बहुत सीखा थी, एक बुक कॉल्ड रीवर्क। अच्छा। फिर एक दूसरी बुक जो मेरे हिसाब से हर एक एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए, वो है हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। वो बिल्कुल आपको असली में बताएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप इतना ग्लैमरस है नहीं जितना लगता है। एक बहुत ही बढ़िया बायोग्राफी है शू डॉग, नाइकी के फाउंडर की, फिल नाइट। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल। मेरे हिसाब से ये 3 बुक्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छी स्टार्ट है। और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अगर आप कुछ टिप्स दें, आपने इतने साल एक्सपीरियंस किया है तो? यार सबसे बड़ा तो यही है कि ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, और जब तक नहीं होता है तब तक कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जिस ढंग से हमें पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को किल कर देता है, क्योंकि वो हमेशा हमें यही बोलता है कि हर एक सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, वही एक सही जवाब है, उसी को रट्टा मार के आप एग्जाम में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। रास्ते दूसरे ढूंढने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि अगर करोगे तो शायद फेल हो जाओगे। तो फेलियर को बहुत गंदा देखा जाता है, इससे निकलना इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, तो जहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा फेलियर होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था, मार्केट नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि माइंडसेट ही बदला नहीं था, क्योंकि माइंडसेट ही एंटरप्रेन्योरियल नहीं था। और उस पे काम करना जरूरी है। उसको काम करने के लिए सबसे इम्पैक्टफुल जो तरीका है वो यही है कि आप उन लोगों के साथ टाइम बिताएं जो इस दिमाग और इस नज़रिए से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि जितना आप अपने एनवायरनमेंट में ही घुसे रहेंगे, उतना उसको सॉलिडिफाई होता रहेगा कि नहीं आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS करो, क्या जाके यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, क्या जाके ये करोगे, कहाँ धंधा कराओगे, किससे पैसे उठाओगे, तनख्वाह मिल रही है, अच्छे से रहो। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अगले 3 साल या 5 साल के? कुछ नहीं, मेरे ये नहीं है कि मैं ग्रो करना नहीं चाहता, लेकिन ज़िंदगी में बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि गोल रखने से ज़्यादा हेल्प नहीं होती, क्योंकि गोल रखने से आप लिमिट हो जाते हैं उस गोल तक। तो मैंने पिछले अपने 10-15 साल गोललेस बिताए हैं। पर गोल ना रखने से मोटिवेशन कम नहीं होती? नहीं, क्योंकि आपको उस गोल को किसी चीज़ से रिप्लेस करना होगा, और वो मेरे हिसाब से होते हैं हैबिट्स। और हैबिट्स ये हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो सारे हैबिट्स फॉर्म कर लिए हैं जिससे आप इवेंचुअली किसी भी गोल पे कहीं भी जा सकते हैं, तो वो हैबिट्स आपको बहुत पास ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे। वो हैबिट पढ़ना हो सकता है, वो हैबिट लिखना हो सकता है, वो हैबिट लोगों से बात करना हो सकता है, वो हैबिट कोई एक नई चीज़ हर साल सीखना हो सकता है, वो हैबिट सिंपल सी चीज़ की टाइम पे सोना, टाइम पे उठना हो सकता है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं, ये कंपाउंड करके आपको बहुत बहुत आगे ले जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे सबको सक्सेसफुल बनना है, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? कि मैं वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो मेरा मन चाहता है, बिना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। तो ये था हमारा एपिसोड जिसमें अंकुर सर ने आपको बताया कि यार कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है, कैसे आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हो। बहुत लोगों का डाउट होता है फंडिंग के बिना टेक जाने कैसे खोलना है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपने इन सब से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और कुछ चीज़ें तो आप अप्लाई करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। तो मैं इसमें अंकुर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यार उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ इतना टाइम बिताया और आप सबको बताया। तो यही था आज का इंटरव्यू सीरीज़, और आगे हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरव्यू करते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो थैंक यू सर। थैंक यू।